अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आएंगे। द यूनिट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस बायोटेक्नोलॉजी ये क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसमें प्रोसेस यूज़ होता है। और सेकेंड चैप्टर जो है वो है इसकी एप्लीकेशंस। नाउ इट्स अ वेरी मॉडर्न, वेरी रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत नई ब्रांच है साइंस की, और लगातार इसमें न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से आप 2 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एज आई ऑलवेज से हमें हर चैप्टर को इक्वली पढ़ना है, क्योंकि अब एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। कभी किसी यूनिट से सडनली ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी किसी बड़ी यूनिट से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो हमारे लिए एवरी यूनिट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि मुझे मेरे टीचर्स ने कहा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय AIPMT, सो आई गो विद द सेम व्यू। वी हैव टू रीड एवरी चैप्टर इक्वली। हमें हर चैप्टर को इक्वली डिटेल में पढ़ना है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम बता रहा है, बायो हम जानते हैं बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, it can be a single celled prokaryote, eukaryote और multicellular eukaryote, plant, animals, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें। टेक्नोलॉजी मतलब कोई टेक्निक्स के थ्रू जिससे कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, क्योंकि हमारा सारा जो मेन ध्यान है वर्ल्ड का वो ह्यूमन पॉपुलेशन पर है, वी आर द मेन लीडर्स, उनके बेनिफिट के लिए। सो वो सारी टेक्निक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करें, ताकि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज, ऐसी टेक्निक्स बना सकें, प्रोसेसेस बना सकें जो कि ह्यूमन मैनकाइंड को हेल्प कर सके। सो अगर हम बहुत सिंपली इसकी एक लैंग्वेज लिखना चाहें, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द benefit of, again, living organisms including humans, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, क्रूड डेफिनेशन वी कैन से। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यूज कैसे होगा, कोई टेक्निक्स के थ्रू होगा। सो वो सारी टेक्निक्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगी ताकि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकें, कोई ऐसा प्रोसेस इन्वेंट कर सके जिससे कि ह्यूमन या अदर प्लांट्स को, एनिमल्स को बेनिफिट हो सके, देन उस टेक्निक को हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर रखेंगे। ना एक्चुअली ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि अब हम इस ब्रांच को रीसेंट ब्रांच कहते हैं, बट एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये सालों से चला आ रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल। फॉर एग्जाम्पल, सालों से हमारी दादी परदादी घर में दही जमाती आ रही है, दही बनाती आ रही है। जो दूध से दही बनता है हम सब जानते हैं। उसमें क्या काम करता है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी आर यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस टू फॉर्म कर्ड, विच इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट। सो कर्ड हमने फॉर्म किया लैक्टोबैसिलस को यूज करके। ये भी एक तरह से क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। या यीस्ट को यूज करते हैं हम, कोई सिट्रिक एसिड्स बनाने में यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या अल्कोहलिक बेवरेजेस, वाइन वगैरह बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। नॉर्मल सिंपल फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है, ये सब भी क्या है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो दिस इज ऑल ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट इसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है, नॉर्मली नेचुरली हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो दिस इज द ओल्ड टेक्निक। नाउ इस बेसिस पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दें। ये तो ओल्ड टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आ सकती है, प्लस ये MCQ में भी पूछी जाती है। सो दिस इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बॉडी है स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, EFB। इसने इसकी जो डेफिनेशन दी है उसमें ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी दोनों आते हैं। नाउ ओल्ड तो हमने डिस्कस किया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, जैसे लैक्टोबैसिलस से हम दही बना रहे हैं, या वाइन का अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन हो रहा है, या बेकरी प्रोडक्ट्स ब्रेड वगैरह बनती हैं यीस्ट के फर्मेंटेशन से। दिस इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। न्यू या रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है इसमें ज़रूरी नहीं है हम पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करें। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो कि हमारे जो पैनक्रियाज हैं उसके बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, राइट। अब अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम होता है, जिस कारण से उनके ब्लड में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ कहते हैं, या नॉर्मली हम डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह रोग जो होता है, हमने 11th में पढ़ा है। अब अगर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि हम किसी दूसरे ह्यूमन से या एनिमल से इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हर कैरेक्टर, हर प्रोटीन जो फॉर्म हो रहा है वो किसी ना किसी जीन है जो उसको कोड कर रहा है। अगर हम उस इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को किसी तरह से उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसमें से अगर हम उसका पीस बाहर निकाल लें, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को हम बाहर निकाल लें और हम उसे किसी भी तरह से कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें जो कि एसेक्सुअली बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, और जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, जब उसके अंदर उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो साथ में ये जो हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। रेप्लिकेट मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और फिर जब वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली डिवाइड करेगा तो वो जब अपनी मल्टीपल सेल्स बनाएगा, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाएगा, तो उन सब डॉटर सेल्स में वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी पहुंच जाएगा, और वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो जब अपना कैरेक्टर शो करेगा तो वो क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। उस इंसुलिन को अगर हम बाहर निकाल लें किसी तरीके से तो हम उसे कमर्शियली यूज कर सकते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस बनाने के लिए, जो कि हम डायबिटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं और उसमें वो इंसुलिन यूज किया जा सकता है। सो इस तरह से हमने लार्ज स्केल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन कर लिया। लार्ज स्केल पे नॉर्मली तो वो हमारी बॉडी में हो रहा है, बट इस तरह से हमने आर्टिफिशियली इंसुलिन का प्रोडक्शन किया है एक टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने यूज किया है, राइट। जैसे अगर हम इंसुलिन की बात करें तो जो ई कोलाई है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। तो जो ई कोलाई है वो होस्ट की तरह काम कर रहा है, और वो जो जीन हमने आइसोलेट किया है उसको हमने उस होस्ट के अंदर डाल दिया, ताकि जब होस्ट डिवाइड करे तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, और सेवरल कॉपीज उसकी बन जाए, ताकि हमें खूब सारा इंसुलिन लार्ज स्केल पे मिल जाए। ये एक एग्जाम्पल है। नाउ जब हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम जनरली कोई व्हीकल की हेल्प लेते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से हमने इंसुलिन प्रोड्यूस किया। या आपको हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब हमने लीचेस पढ़ी थी, राइट। लीचेस किस में पढ़ी थी हमने, एनेलिडा में, जो ब्लड सकिंग जॉन्क जिसको बोलते हैं। लीच के अंदर क्योंकि वो ब्लड सक कर रही है तो नेचर ने एक एंटी कोएगुलेंट दिया है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, ताकि जो वो ब्लड सक कर रही है वो क्लॉट नहीं हो, जिसे हिरोडिन कहते हैं। तो अगर हम लीच के अंदर से उसका हेरोडिन प्रोड्यूसिंग जीन आइसोलेट कर लें, बाहर निकाल लें किसी भी तरह से, और उसे हम ई कोलाई के अंदर या कोई ऐसे होस्ट सेल के अंदर डाल दें, ताकि जब वो सेल डिवाइड करे, रेप्लिकेट करे अपने डीएनए को, तो ये भी रेप्लिकेट हो जाए, इसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएं, और जब वो मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाए तो उन सब में ये हीरोडिन प्रोड्यूसिंग जीन पहुंच जाए, और उन सब में हीरोडिन प्रोड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि जीन है तो जीन अपना मैनिफेस्टेशन करेगा, अपना फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेगा और हीरोडिन प्रोटीन बनाएगा, और फिर उस हीरोडिन प्रोटीन को हम लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट आउट कर लें, उसकी वाइल्स बना लें, और अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो हम वहाँ पर
जो हेरोडिन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हेरोडिन को हमने यूज़ कर लिया। और हम एग्जाम्पल्स लें, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए रिच राइस बनाए हैं अब साइंटिस्ट ने, जिन्हें गोल्डन राइस बोलते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, नॉर्मली राइस में विटामिन ए कम होता है, कैरेट में, गाजर में बहुत होता है, तो उन्हें कैरेट, गाजर से उसका जीन निकाला जो विटामिन ए उसमें प्रोड्यूस कर रहा है। उस जीन को हमने राइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया ताकि उस राइस में अब विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस हम लोग प्लांट्स हमने फॉर्म करे हैं। या आपने क्लोन्स के बारे में सुना होगा, जो फर्स्ट क्लोन्ड है डॉली विच इज़ अ शीप, उसमें इसको यूज़ करा जाता है। या वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं हम। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमारे यूज़ की प्रोसेसेस को या प्रोडक्ट्स को हम जो है इन्वेंट कर रहे हैं। प्रोसेसेस में क्या बात करें, आप बोलोगे मैम ये तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपने हेरोडिन, इंसुलिन, विटामिन ए रिच राइस बनाए या पल्सेस बनाई और प्रोटीन रिच पल्सेस बना दिए, वैक्सीन्स बना दिए, एंटीबायोटिक्स बना दिए, ये तो सब प्रोडक्ट्स हैं। प्रोसेसेस जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम जानते हैं, सपोज करिए आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कभी ना कभी नाम। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कहीं पे क्राइम हुआ और मर्डर हुआ और उस मर्डर की साइट पर हमको एक ब्लड का स्टेन मिला पुलिस को। अब वो जो ब्लड स्टेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है मर्डरर तक पहुंचने का। उस ब्लड स्टेन को अब हम क्या चाहते हैं, उस ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, आरबीसी और प्लेटलेट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उनके अंदर डीएनए मिलेगा ही नहीं। उसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर जो डीएनए है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्लू है, क्योंकि हम सबका डीएनए यूनिक होता है। तो हम उस डीएनए मैचिंग करके हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा मर्डरर है, कौन मर्डरर है, दिस कैन बी फाउंड आउट। तो वो डीएनए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो उतना ही डीएनए है हमारे पास जितना उस ब्लड के अंदर जितने डब्ल्यूबीसी हैं। तो हम क्या चाहते हैं, पहले तो हम उसको प्रिजर्व कर लें और हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लें, ताकि अगर टेस्टिंग के टाइम वो डैमेज हो जाए तो भी हमारे पास रहे स्पेयर में, क्योंकि अगर एक बार वो सैंपल लॉस हो गया तो फिर हमें दोबारा नहीं मिलने वाला उसका क्लू। तो उसे पीसीआर करके हमने एक टेक्निक, एक प्रोसेस फाउंड आउट किया है, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। उससे हम उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे और मल्टीपल कॉपीज जब हमारे पास होंगी तो अगर कुछ कॉपीज में कोई डिफेक्ट हुआ या टेस्टिंग के टाइम पे कुछ खराब भी हो गई तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेयर में रखी होंगी कॉपीज। और फिर उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, हम मैच करते हैं ब्लड को एंड वी कैन फाउंड आउट द क्रिमिनल। तो इस तरह से प्रोसेसेस भी बनाए हैं, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग की जो हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई टेक्निक्स, कई सर्विसेज भी हमने क्रिएट करी हैं विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो पहले स्टूडेंट्स फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता था, वो ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी। और अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम बेसिकली पूरा ऑर्गेनिज्म ना यूज़ करके उसके सेल या उसका कोई पार्ट, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, जैसे उसका कोई प्रोटीन कोड, पॉलीसेकेराइड, जो भी हमारे काम का है, उसको हम केवल उतने से पार्ट को भी हम यूज़ करके और कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज मॉडर्न, जिसमें ज़रूरी नहीं है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ हो, उसका कोई पार्ट भी यूज़ हो सकता है। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने इस ओल्ड और रीसेंट दोनों को कंबाइन करके इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है। लेट्स सी व्हाट इज दैट डेफिनेशन। सो इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज, क्या है डेफिनेशन? इसमें उन्होंने कहा कि, इस बॉडी ने कहा कि इसमें ऑर्गेनिजम्स, उनके फुल ऑर्गेनिज्म यानी ओल्ड ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स, सेल का कोई पार्ट या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, कोई भी मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर का, उसे हम यूज़ करें और साथ में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं उन सब की टेक्निक्स को यूज़ करें। क्योंकि जब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल नीड टेक्निक्स। और टेक्निक्स जो हैं वो बायो का पार्ट नहीं है, बायो में तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। टेक्निक्स तो हमें कौन देगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ से हमें वो मशीन्स मिलेंगी जिनके थ्रू हम ये सब कुछ कर पाएंगे। तो नेचुरल साइंस
और साथ में ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल या उसके पार्ट्स या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, इन सब को हम ज्वाइन कर दें, इन सब का यूज हम एक साथ करें, जिससे कि हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस को फॉर्म कर सकें, तो हम उसे कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो व्हाट इट इज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, याद रखना बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इट इज द इंटीग्रेशन, यानी हम साथ में यूज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किस किस को जोड़ रहे हैं, नेचुरल साइंसेस, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मशीन, सबका यूज कर रहे हैं, नेचुरल साइंस, एंड इसके साथ किसको जोड़ रहे हैं, बायोलॉजी को, यानी ऑर्गेनिजम्स। अब पूरा ऑर्गेनिज्म या उसके सेल या उसके पार्ट्स, सेल के पार्ट्स, सो पार्ट्स देयर ऑफ, या कोई भी मॉलिक्यूल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, किसके लिए, टू फॉर्म यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल, सेल के पार्ट्स लाइक डीएनए, आरएनए या कोई भी मॉलिक्यूल, किसके लिए, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, देन दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी, दिस विल बी कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें क्या क्या आ गया इस डेफिनेशन में, इट इंक्लूड्स बोथ ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू ऑफ, हम बायोटेक्नोलॉजी पूरा ना लिख के बायोटेक लिख रहे हैं, तो मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू दोनों आ गए। आइए अब हम एक बार लिख लेते हैं मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू के बारे में। सो इस तरह से अगर हम टाइप्स ऑफ बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी है, एक्चुअली हम बायोटेक लिख रहे हैं हम शॉर्ट में, इसकी बात करें तो ये दो टाइप की हो गई, राइट, दो व्यूज हो गए इसके, रादर वी कैन से टाइप्स और व्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो टाइप की। पहली ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक फर्स्ट, इसमें होल ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, राइट, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड। एग्जाम्पल्स हम जानते हैं हमारे घरों में, जैसे कर्ड मेकिंग आज भी है, या बेकरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं लाइक ब्रेड मेकिंग, देन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो बनती हैं, वाइन वगैरह, सो बेवरेज मेकिंग, सिट्रिक एसिड मेकिंग एक्सेट्रा। These are some of the examples of old or traditional biotechnology where whole living organism is used. Now, the second is modern biotechnology. Modern biotech. Modern biotech का मतलब है यहाँ पर फुल ऑर्गेनिज्म ना लेकर, उसका फुल ऑर्गेनिज्म भी यूज हो सकता है, बट उसका या तो सेल, उसका कोई पार्ट, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका कोई भी मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है, सो सेल, पार्ट्स देयर ऑफ एनी पार्ट, और कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, राइट। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम इन सब का आपको और क्लैरिटी होगी। मॉडर्न बायोटेक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, इसमें यही किया जाता है स्टूडेंट्स। वैक्सीन्स में क्या होता है, जो भी वायरस है जिसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, उसमें उस जो वायरस है उसको बिल्कुल वीक कर देते हैं, और वीक अटेनुएशन जिसे कहते हैं हम पढ़ेंगे उसे, उसके बाद में फिर
हमारी बॉडी में वो वैक्सीन हम ऐसी ई कोलाई में उस जीन को डालेंगे जो वो डिजीज़ कॉज कर रहा था, और फिर उसे वैक्सीन बनाएंगे, और फिर वैक्सीन के फॉर्म में उस स्मॉल क्वांटिटी में उस वीकेंड पैथोजन को हम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हमने बच्चे को वैक्सीन दी तो वो उसकी बॉडी में चला गया, बहुत स्मॉल अमाउंट में, डिजीज़ नहीं कॉज कर सकता है अभी वो, क्योंकि वो वीकेंड है और बहुत स्मॉल अमाउंट में है। अब उस जो पर्सन है उसके इम्यून सिस्टम ने उस एंटीजन को, उस फॉरेन पैथोजन को पहचाना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, और वो ख़त्म हो गया, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई। अब जब अगर अटैक हुआ उसका फुल फॉर्म में, हाई डोज में, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी उसके खिलाफ बंदूक, गोली तैयार कर रखी है। हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी है जो उससे फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और वो डिजीज शो नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से वैक्सीन यूज करते हैं। सो वैक्सीन, देन एंटीबायोटिक्स वी नो, हमने पढ़ा है बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो मेडिसिन बनी है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देन क्लोन्स, क्लोनिंग होती है जो प्लांट्स की, एनिमल्स की। देन देन नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स इट कैन बी प्लांट और एनिमल। ट्रांसजेनिक मतलब दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स एप्लीकेशंस में, जैसे कि विटामिन ए रिच राइस फॉर्म हुआ है, पल्सेस बनाई हैं जो और प्रोटीन रिच हैं। देन बीटी कॉटन फॉर्म करते हैं, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, वी विल रीड अबाउट इट। बहुत सारे कॉर्न की, मक्के की वैरायटी हैं जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हैं। सो वी हैव फॉर्म मेनी वेराइटीज। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में है टेस्ट ट्यूब बेबी। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ एक्सेट्रा, नाउ हाउ इज इट अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इसमें क्या हम बेनिफिट कर रहे हैं? इसमें स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें हम टेक्निक्स को यूज़ कर वो बेबी बना रहे हैं, और हम डिज़ाइनर बेबी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ द फ्यूचर। एथिकली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हम नेचर के साथ अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करेक्ट इंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, मदर की ट्यूब ब्लॉक है, फादर एजूस्पर्मिक है, देन इट इज़ फाइन। बट इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉपर इंडिकेशन, देन इट इज़ रियली बैड, क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द नेचर, वी डोंट नो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। हम बात करेंगे उसके एथिकल इशूज़ पर लेटर ऑन। बट डिज़ाइनर बेबीज कैन बी फॉर्म। डिज़ाइनर बेबी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है, वो चाहता है कि उसकी वाइफ की बहुत सुंदर आंखें हैं, सो दे वांट कि उनका जो बेबी हो उसकी आईज जो है, आई का कलर वो वाइफ वाला है, और जो हस्बैंड है वो उसका गोरा है, फॉर एग्जाम्पल फेयर स्किन है, एंड दे वांट देयर बेबी टू बी फेयर स्किन। नेचुरली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशंस आते हैं, बट वी डोंट नो कि कौन सा कैरेक्टर फादर से आएगा, कौन सा मदर से आएगा। हो सकता है कोई एज इट इज आए, हो सकता है कोई चेंज्ड आए, ऑल दिस कैन हैपन, वी डोंट नो, इट इज ब्लाइंड गेम। यहां पर क्या हो रहा है, दे कैन एक्चुअली डिजाइन देयर बेबी। मदर का सेल लें, सेल में से मदर का डीएनए लें, डीएनए में से हमारे आइडेंटिफाइड है, हमारे अराउंड हमारी बॉडी में 30,000 जीन्स हैं जो सब आइडेंटिफाइड है कि किस जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है और उस प्रोटीन का फिर क्या फंक्शन होगा, जैसे एक्टिन, मायोसिन, मिलेनिन, सब डिसाइडेड है। तो जो आई कलर फॉर्मिंग जीन है वो निकालें, और ऐसे ही जो फादर है उसका जो स्किन कलर मेलेनिन फॉर्मिंग जीन है उसको आइसोलेट करें, फिर उनको हम मिक्स करें, और जो टेस्ट ट्यूब में, ऑब्वियसली नेचुरल वे में तो पॉसिबल नहीं है, तो जब हम उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हम इन जीन्स को उस डीएनए में ऐड कर दें, उस बेबी के फीटस के डीएनए में, ताकि उसमें वो कैरेक्टर्स आ जाएं। तो इस तरह से वी कैन डिज़ाइन आवर बेबी, गुड और बैड, हम उस डिबेट में अभी नहीं जा रहे हैं। बट येस, टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, सो द क्वेश्चन कैन कम। बाकी वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट जो होता है, पैटर्निटी टेस्ट होता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये सब एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से बायोटेक को यूज़ करा गया है। बट इस चैप्टर में एप्लीकेशंस पढ़ने के पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उसके बेसिक प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड अबाउट द प्रिंसिपल्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये दो व्यूज़ हैं,
ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। नाउ इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम इसकी डिटेल्स एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगी, एक फायर फ्लाई होती है, एक इट्स अ फ्लाई जिसके पास एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। उस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण से इट कैन ग्लो इन द डार्क। अब हमने उसे कैसे यूज़ किया है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, हमने उस ल्यूसीफेरिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसे वहाँ से उसके सेल से निकाल के कट करके और उसे प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब प्लांट्स के अंदर वो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन फॉर्म होने लग जाएगा जो कि दिन में लाइट एब्जॉर्ब करता है और रात में ग्लो करता है। और इन प्लांट्स को हमने रोड साइड लगा दिया तो वो रात में एक तरह से स्ट्रीट लाइट की तरह दे आर वर्किंग। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं विच वील बी टॉकिंग अबाउट नाउ। पहले इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट द प्रोसेसेस। प्रिंसिपल पढ़ने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन आता है, जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था। सो टर्म बायोटेक्नोलॉजी, नाउ दिस वाज गिवन बाय कार्ल एरिकी। इन्होंने ये टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, दो मेन आधार हैं जिस पर बायोटेक्नोलॉजी खड़ी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रिंसिपल, जैसा कि हमने अभी तक बात करी, जो भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर हम चाहते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले अगर हम एक सिंपल सी बात करें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो हम शुरू से कर रहे हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सपोज कोई काव है जो जिसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, कोई बुल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम चाहते हैं जो प्रोजिनी हो उसमें दोनों कैरेक्टर्स आए, तो हम उन दोनों को मेटिंग करवा देंगे ताकि हमें दोनों कैरेक्टर्स मिल जाएं। तो इसे हमने सिंपल ओल्ड ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, हम नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं, और जब आप नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं तो डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आ सकता है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम कंट्रोल्ड वे में सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर का जीन है उसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर हमको मिले और कोई साथ में उसके डाइल्यूशन नहीं हो और कोई अनडिजायर्ड कैरेक्टर ना आए। तो ये एक मेन प्रिंसिपल है, मेन फंडामेंटल है बिहाइंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, सो दैट वी गेट ओनली द डिजायर्ड जीन, अनलाइक हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होकर मल्टीप्लाई होता है, राइट। और इन सब का बेसिक क्या है इसका बायोटेक्नोलॉजी का, कि इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम बात कर रहे हैं वो है कि हमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर या उस डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हिरुडिन हमने बात की लीच में, या ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, या ल्यूसीफेरिन प्रोड्यूसिंग जीन अभी अभी हमने बात की थी फायर फ्लाई में। जो भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं जिसे लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना, जिसके प्रोडक्ट को, उसे हम आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करके हम उसे किसी भी तरह से बाहर निकाल लें, आइसोलेट कर लें, और आइसोलेट करके हम उसे उस होस्ट के अंदर डाल दें, और होस्ट के अंदर डाल के वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करें ताकि वो सब डॉटर सेल्स में पहुंचे और हमें वो लार्ज स्केल पे मिल जाए। ये एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आप उसको जो भी जीन है जो डीएनए के अंदर है, डीएनए का ही सीक्वेंस है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, इतना आप जानते हैं, उसको आइसोलेट करना। तो अब ये ऐसा तो है नहीं, कोई सेल्स हमें नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रहे हैं, डीएनए दिख नहीं रहा है कि आपने सेल लिया और सेल में से वो लिखा हुआ आ गया सब कि मैं इंसुलिन बनाता हूँ और आपने वो जीन निकाल लिया, ऐसा तो है नहीं। दिस इज़ ऑल इनविजिबल, दिस इज़ ऑल माइक्रोस्कोपिक। आप कैसे पता करेंगे? तो इसमें टेक्निक्स हैं जिससे कि हम पहले उस सेल के अंदर न्यूक्लियस तक जाएंगे, अगर यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही हमें डीएनए मिल जाएगा जो जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन होगा।
फिर हम कैसे उस जीन को निकालें जिसे हम डिजायर्ड जीन कह रहे हैं, और फिर हम उसे किसी व्हीकल वेक्टर के साथ जोड़ दें, एक बस, एक गाड़ी जिसमें बैठ के उसे हम होस्ट सेल के अंदर डाल दें, और फिर जब होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर जाएगा, राइट। ये हमें सब करना है। तो ये जो हम सब काट झाँट कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस किसका काम है? ये इंजीनियर्स का काम है। वो मशीन्स बनाते हैं, ये तोड़ा वो तोड़ा, इसका इससे मिलाया वो मिलाया, ये नई मशीन बन गई। तो ये जो काट झाट सब कुछ हो रहा है, इंजीनियर बन रहे हैं हम किसके? जीन्स के, जेनेटिक मटेरियल के। सो पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। मॉडर्न बायोटेक की हम बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब वो सारी टेक्निक्स, इसमें वो सारे एंजाइम, सारी टेक्निक्स आ जाएंगी जिससे कि हम जो भी जेनेटिक मटेरियल है, यूजुअली डीएनए, इट कैन ऑल्सो बी समटाइम्स आरएनए, में उसकी जो केमिस्ट्री है उसे हम चेंज करेंगे, उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम होस्ट सेल के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके लार्ज स्केल पे ऑब्टेन कर सकें। सिंपल सा इसका फंडा है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सो इट इज बेसिकली the techniques to alter यानी change the chemistry of genetic material DNA और RNA, राइट। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज करी, क्यों करी? ताकि हम उसे इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट सेल, एंड होस्ट सेल में जब हम उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो अब वो जो भी जीन है, जो भी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, वो प्रोटीन हमें उस होस्ट सेल के अंदर बनेगा। तो होस्ट सेल का जो दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं, उनमें हमें चेंज दिखेगा। जैसे हमने वो ल्यूसीफर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जो जीन था, ल्यूसीफरिन प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, उसको हमने पेड़ों में डाला, तो अब पेड़ जो है, हमें क्या दिख रहा है कि पेड़ ग्लो कर रहे हैं रात में। उस जीन ने उस पेड़ के अंदर मैनिफेस्टेशन कर दिए, उसका मॉर्फोलॉजिकल दिखाई देने वाला फिनोटिपिक कैरेक्टर बदल दिया। सो टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल एंड चेंज द फिनोटिपिक, यानी जो दिखाई देता है मॉर्फोलॉजिकल फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ होस्ट सेल। मैनिफेस्टेशन किस में होता दिखेगा? होस्ट सेल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक बैक्टीरिया लिया जिसके पास में किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, और एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास में उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बी वाला बैक्टीरिया है जिसके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो अगर उस एंटीबायोटिक को देने के कारण मर रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल कर अगर हम किसी तरह से इसमें ऐसा इंट्रोड्यूस कराएं कि वो इसके डीएनए का पार्ट बन जाए, होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट, तो जब वो रेप्लिकेट करेगा तो ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा, जिसके कारण से अब जो बी वाला बैक्टीरिया है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूज इट। जैसे मॉस्किटोज में डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज हैं, तो वो उसको हम यूज कर सकते हैं किसी दूसरे प्लांट को पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या क्या कर रहे हैं? चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमें जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा, उसको ऑल्टर करना पड़ेगा ताकि हम उसे क्या कर सकें? होस्ट सेल के अंदर डाल सकें। और होस्ट सेल में डालने के कारण क्या होगा? फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ होस्ट सेल जो है वो चेंज हो जाएगा। जो भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है, जो हम चाहते थे उसमें आ जाए, वो आ जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो ये इसके 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको और भी टर्म्स देते हैं। दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसका मेन बेसिक क्या है स्टूडेंट्स? जीन के साथ जो हम काट छाट कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी जीन मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन या जीन मैनिपुलेशन या डीएनए मैनिपुलेशन टेक्निक, इसका एक और नाम है
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम समझेंगे क्यों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, स्मॉल आर रिकॉम्बिनेंट का डीएनए टेक्नोलॉजी, या तो ऐसे लिखेंगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT, या इस तरह से रिकॉम्बिनेंट, आर हमेशा स्मॉल आएगा स्टूडेंट्स, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोला है, क्योंकि डीएनए की केमिस्ट्री को हम बदलेंगे, हम उसका रिकॉम्बिनेशन करेंगे, फिर होस्ट के अंदर डालेंगे ताकि हम होस्ट के डीएनए तक उसे पहुंचा पाएं और वो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करे, ताकि जब होस्ट सेल डिवाइड करे तो वो सभी डॉटर सेल्स में पहुंचे और हम उसे ऑब्टेन कर सकें, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन मैनिपुलेशन। नाउ what is the second principle? You note this down, then we'll talk about second. So now students, this is the first basic principle. Now what is the second principle? Second principle ये है कि जिस भी मशीन में या जिस भी environment में हम ये सारे techniques, ये सब procedures follow कर रहे हैं, हम जानते हैं कि चाहे वो medium air हो, water हो, land हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ढेर सारे। आप इनफैक्ट अगर अपने हाथ को यहाँ पर एक हल्का सा टच करके ऐसे निकाल दें, सपोज पाम को, और इसको हम इस पे हम अगर जो कल्चर मीडिया है बैक्टीरिया का, उस पे अगर हम इसे टच करा दें और उसको आप ओवन में रख दीजिए 37 डिग्री सेल्सियस पर, रात भर रखे रहने दीजिए, आप सुबह देखेंगी तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको मिल जाएंगी। तो पूरी हवा में, पानी में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। बट हम क्या चाहते हैं कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें तो सिर्फ जो डिज़ायर्ड माइक्रोब है या डिज़ायर्ड यूकैरियोटिक सेल है, होस्ट सेल है, उसी का ही डिवीजन हो, वही ग्रो करे। ऐसा नहीं कि उसके साथ जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो कर जाए। यानी हम स्टेराइल कंडीशन चाहते हैं, हम कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोबियल फ्री कंडीशंस चाहते हैं, उन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें अपना ट्रू प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो पहला तो ये है कि हमें उस डिज़ायर्ड जीन को निकालना पड़ेगा, उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और होस्ट सेल में उसके मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसे हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट इसका एक और प्रिंसिपल है, सेकेंड प्रिंसिपल, एंड दैट इज मेंटेनेंस ऑफ, ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं इसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल मतलब जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कंटैमिनेशन नहीं है, इसे कहते हैं कंटैमिनेशन और माइक्रोब फ्री कंडीशंस। They have to be maintained. And why they have to be maintained? To grow only the desired. अब वो माइक्रोब यानी यूनिसेल्युलर भी हो सकता है या कोई यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल, on a large scale, on a large scale to obtain, क्या होगा लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करके, जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इंसुलिन, हीरोडिन, हमने क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 इनको भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया है, हमने एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिंथेसाइज कर लिया है लार्ज स्केल पे, ताकि अगर किसी में आरबीसी फॉर्मेशन कम हो रहा है, उसकी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन, याद है आपको, किडनी से निकलता है, वो कम है, हम उसको उसके अगर हम उसका डोज देंगे तो आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, एनीमिया हम करेक्ट कर सकते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, उसे हमने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर लिया है। सो टू ऑब्टेन जो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो भी लाइक कोई वैक्सीन हो सकती है, एंटीबायोटिक हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना था हमें, उसे हम लार्ज स्केल पे ले सकें, ऑब्टेन कर सकें, सिर्फ उसे। सो to grow only the desired
इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन या और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कैसे वो स्टेराइल कंडीशंस हम मेंटेन करते हैं वो हम बात करेंगे नाउ। यानी कि स्टूडेंट्स, इसका अगर हम बेसिक पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, नंबर 1 हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है वो किसके अंदर होगा, जेनेटिक मटेरियल के अंदर होगा। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन कैरिंग डीएनए है, सबसे पहले तो हमें उसे व्हाट शुड वी से आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें, लेट अस राइट इट लाइक दिस, स्टेप्स टू जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो डीएनए में कहाँ है। सो आइडेंटिफाई द डिजायर्ड डीएनए और जीन। पहले तो हम इसे आइडेंटिफाई करें, फिर आइडेंटिफाई करके हम उसे बाहर निकाल लें, और बाहर निकाल के हम उसे किसी व्हीकल के थ्रू होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दें, राइट। सो सेकेंड स्टेप इज इंट्रोड्यूस। हमें जो करना है, कैसे करेंगे वो हम सब स्टेप्स पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल, जिसके अंदर वो बढ़ेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। और फिर पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डालना है, और होस्ट सेल में उसको बनाए रखना है, वो वहाँ पर मेंटेन रहे, और जब होस्ट सेल डिवाइड करे तो वो उसकी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आपने इसको नॉर्मली होस्ट सेल में डाल दिया, पर अगर ये होस्ट सेल के डीएनए का पार्ट नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल उसके साइटोप्लाज्म में रह गया, ये जुड़ा ही नहीं, तो जब वो डिवाइड करेगा तो वो डॉटर सेल्स तक नहीं पहुँचेगा। सो थर्ड स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ, यानी टू मेंटेन द इंट्रोड्यूस्ड। अब ये कैसा है इंट्रोड्यूस्ड, डिजायर्ड डीएनए इन होस्ट सेल एंड इट्स ट्रांसफर इन प्रोजेनी, राइट। ट्रांसफ़र भी कराना है हमें, और उसे मेंटेन करना है, और फिर ट्रांसफ़र कराना है। तो हमें अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो हमें उसका डिज़ायर्ड जीन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर उसे किसी भी तरह से, किसी व्हीकल वेक्टर के साथ या बिना वेक्टर के, अभी हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा होस्ट सेल में, फिर होस्ट सेल के अंदर उसे मेंटेन करना पड़ेगा, और इस तरह से उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो ट्रांसफ़र हो उसके डॉटर सेल्स में, तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। और हम जानते हैं कि एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज बनाने को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, जो एग्जैक्ट अपनी पेरेंट सेल की तरह होती हैं, उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। तो इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं, क्योंकि जो जीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग, दिस इज द बेसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट जीन क्लोनिंग इन शॉर्ट एंड देन वील टॉक अबाउट इट्स डिटेल। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम ये सब कुछ कैसे करेंगे, हमने बात की बार बार कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्लस मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला है, तो क्या मतलब है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम उसकी जीन क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग मीन्स ताकि हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिले और जो आइडेंटिकल हों, और उसके अंदर हमारा वाला डिज़ायर्ड जीन भी एंटर हो गया है, तो हमें जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो भी मिल जाएगा, राइट। नाउ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब पहले अपन समझते हैं।
इसकी डिस्कवरी या इसका पहला कंस्ट्रक्शन किसने किया, कहाँ से ये आइडिया आया? सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आपने किसी डीएनए में ऑल्टरेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया उसकी केमिस्ट्री में, ताकि जब उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो होस्ट सेल के फिनोटाइप में चेंज आ जाए, जो हमें डिजायर्ड चेंज चाहिए वो आ जाए। ये बेसिक सी बात है। अब ये सबसे पहले 1972, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ईयर, इसमें दो साइंटिस्ट ने जिनके नाम है स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट हैं, बोयर, कोहन एंड बोयर, ये दोनों नाम आपको आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के, दिस इज अ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियम पे इन्होंने वर्क किया था। दिस इज अनदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, दोनों साइंटिस्ट के नाम, क्योंकि इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने इसमें क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया और उसे इसी के प्लाज्मिड, अब हम जानते हैं प्लाज्मिड क्या होता है, आपने पढ़ा है 11th में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी बैक्टीरियम है, सो इस बैक्टीरियम में एक तो इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होगा, राइट, और साथ में एक सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसमें रहती है, जैसे फर्टिलिटी, एफ जीन हो सकता है फर्टिलिटी एनहांसिंग, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, राइट। सो सपोज दिस इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड की मेन कैरेक्टर्स क्या हैं कि ये ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी खुद अपनी कॉपीज बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नंबर 1। सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, राइट। ये हमने इतना डिटेल्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th में आपने बॉटनी में। सो दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, दे आर सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रैगमेंट्स का स्ट्रक्चर होता है। अब इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया और उसे उसी के नेटिव प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। सो सपोज ये जीन है, लेट अस सपोज ये जीन है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जिसपे कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, राइट, दिस इज द डिजायर्ड जीन। और उन्होंने इसे इसी के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। अब ये उन्होंने कैसे निकाला, प्लाज्मिड निकाला साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, फिर प्लाज्मिड में कट किया होगा कहीं पे, तब इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, वो सब कैसे किया वो हम पढ़ेंगे, किस किस स्टेप पे कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, वही हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। बट अभी के लिए सपोज करिए ये इसका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड निकाला होगा, फिर ये नेटिव प्लाज्मिड है, इसी का नेटिव प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, फिर इसे कट किया होगा, सपोज ये कट किया, राइट। कट करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, तो अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये और इसमें ये इंट्रोड्यूस हो गया लाइक दिस। इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अब इसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है, राइट। इसको उन्होंने एक दूसरे बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया,
किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने? क्वेश्चन आता है ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो ई कोलाई है ये भी एक बैसिलस है, लॉन्ग बैक्टीरिया है। तो इसको एक काम करते हैं, हम ऐसे बना देते हैं, ये ई कोलाई, ये पूछा जाता है सब क्वेश्चंस, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। ई कोलाई में, ई कोलाई के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। और ई कोलाई के जनरली हम वो स्टेन्स लेते हैं जिनके पास प्लाज्मिड उसका नहीं होता, या अगर है भी तो ई कोलाई के प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। ऑलराइट, सो इन्होंने क्या किया, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये किसी भी तरह से इस ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये यहां आ गया लाइक दिस। अब हम जानते हैं कि प्लाज्मिड जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो अब ये इसके अंदर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ये इसकी खूब सारी, ये अपनी इसने मल्टीपल कॉपीज बना ली, जिसमें ये थोड़ा सा पार्ट रिकॉम्बिनेंट का भी है ये, राइट। और मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद अब जब ये ई कोलाई डिवाइड करेगा तो ई कोलाई का खुद का जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में जाएगा ही, साथ में ये जो कॉपीज हैं ये भी तो चली जाएंगी। और ये कॉपीज क्या शो कर रही हैं, इनके पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन है। तो अब ये जो ई कोलाई हैं ये सब क्या हो गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो जो नॉन रेजिस्टेंट ई कोलाई है उसको हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई में चेंज कर दिया। इसमें ये जो है ये तो है डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके साथ इसको हमने भेजा वो प्लाज्मिड, दिस इज द वेक्टर, इसे हम कहते हैं वेक्टर। दिस इज द वेक्टर, व्हीकल, वो गाड़ी, वो बस जिसमें बैठकर हमारा डिजायर्ड जीन जाएगा। और कहाँ जाएगा, ई कोलाई यानी होस्ट के अंदर। और जो चेंजेस दिखेंगे वो किस में दिखेंगे, होस्ट के अंदर दिखेंगे, ई कोलाई के अंदर दिखेंगे। यही तो हमने बात की थी, आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, देन इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट, मतलब ये मेंटेन रहे, ताकि जब ये होस्ट डिवाइड करे तो ये कैरेक्टर भी उस डॉटर सेल्स में, प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाए। ये कब होगा, जब ये प्लाज्मिड के साथ जुड़ा है, वेक्टर के साथ जुड़ा है। तो यानी हमें तीन चीजें चाहिए, नंबर 1 डिजायर्ड जीन, नंबर 2 वो वेक्टर, वो गाड़ी जिसके साथ हम इसे जोड़ेंगे तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, और फिर होस्ट, ऐसा होस्ट होना चाहिए जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके, उसके साथ कंपैटिबल हो, उसके साथ बैलेंसिंग कर सके। सो 3 मेन टूल्स हैं, डिजायर्ड जीन जिसके लिए हमें एंजाइम्स चाहिएंगे क्योंकि हमें इसे काटना छाटना पड़ेगा, फिर इसको हमें प्लाज्मिड के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो हमें कटिंग एंजाइम, सिजर्स चाहिए, हमें ग्लू चाहिए जिससे हम इसको चिपका सकें, ऑल दोज एंजाइम्स वी नीड। देन वेक्टर, कौन सा वेक्टर किस जीन को अटैच कर सकता है, कितने साइज के जीन को अटैच कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर होस्ट सेल कॉम्पिटेंट अगर नहीं है तो हम उसे कैसे कॉम्पिटेंट बनाएं। तो ये 3 मेन हथियार हमारे पास होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, तब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होस्ट सेल के अंदर फिनोटाइपिक चेंज को ला सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके थ्रू, ये जो पहला डीएनए आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था, ये कोहन एंड बोयर ने किया था 1972 में। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरियम से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और उसी का प्लाज्मिड यूज करा था और उसे ई कोलाई एक दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर किया था। ये इनकी डिस्कवरी थी, बट इन्हें फादर ऑफ बायोजेनेटिक्स नहीं कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया था, डिजायर्ड जीन और प्लाज्मिड किसका था, साल्मोनेला का, और होस्ट क्या था, ई कोलाई था, और कौन सा कैरेक्टर चूज किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैरेक्टर, इस पे पूछते हैं, बट इन्हें फादर नहीं कहते। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इन्होंने इनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मिलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही इज पॉल बर्ग। पॉल बर्ग,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। इन्होंने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, बट इन्होंने क्या डिफरेंस था इसमें, इन्होंने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसमें डिजायर्ड जीन और वेक्टर सेम स्पीशीज का था, जबकि इन्होंने क्या किया था, सिमियन वायरस 40 यानी एक वायरस लिया, सिमियन वायरस 40, इसे इंट्रोड्यूस किया, इसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनटू दी ई कोलाई, इनटू ई कोलाई। तो ई कोलाई इनका होस्ट था, किसके थ्रू एंटर करवाया इन्होंने, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। तो इनका जो वेक्टर था वो था फाज, दैट इज बैक्टीरियोफेज, T4, सॉरी लैम्डाफेज। हम जानते हैं एक वायरस होता है। सो इस वेक्टर के थ्रू इन्होंने एक वायरस को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया, रिकॉम्बिनेंट इसके साथ अटैच, जो लैम्डाफेज है उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इन्होंने इस सिमियन वायरस 40 का जेनेटिक मटेरियल अटैच करके उसे इन्होंने बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया। तो इन्होंने वायरस को बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर किया, तो इसे ट्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए माना गया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्रेडिट दिया गया। बट पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए भले ही सेम स्पीशीज में प्रोड्यूस हुआ है, वो कोहन एंड बोयर नहीं किया है। तो कोहन एंड बोयर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। फादर इज पॉलबर्ग, आपको ये सब नहीं भी याद रहे तो इतना याद होना चाहिए कि उन्होंने सिमियन वायरस SV40 को ई कोलाई के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था लैम्डाफेज वायरस का यूज करके। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो यू नोट दिस डाउन, और फिर हम क्विकली एक बार जीन क्लोनिंग के स्टेप्स को लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कब बनाया, कौन से बैक्टीरियम पे बनाया, कौन सा बैक्टीरियम होस्ट सेल था, फादर कौन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और उन्होंने कौन सा वायरस, कौन सा होस्ट सेल और कौन सा वेक्टर चूज किया था, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए इन्हें फिर 1980 में नोबेल प्राइज भी मिला था। एनीवेज, अब हम आते हैं जीन क्लोनिंग के सिंपल बेसिक स्टेप्स पे, क्योंकि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये जीन क्लोनिंग ही तो हो रही है। हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, आइडेंटिकल सेम कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। सो बेसिक स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग। पहले तो क्लोनिंग का मतलब, क्लोनिंग मीन्स मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल, सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जो भी हमारा डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो अपना कैरेक्टर होस्ट के अंदर शो कर सके। सो बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज को बनाना, इसे ही कहते हैं जीन क्लोनिंग। क्या क्या स्टेप्स है इसमें? पहला स्टेप, सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए। अब हम लिख सकते हैं, अब आपको इसका फुल फॉर्म पता है। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? पहले हमें अपने डिजायर्ड जीन को ढूंढना पड़ेगा, उसे डीएनए मटेरियल को निकालना पड़ेगा सेल के बाहर। उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए वो हम बात करेंगे। फिर हमें उसके लिए सूटेबल वेक्टर चूज करना पड़ेगा, उस वेक्टर को किसी पोर्शन को कट करना पड़ेगा ताकि हम डिजायर्ड जीन को उसके अंदर फिक्स कर सके, चिपका सके, ग्लू कर सके। कौन कौन से एंजाइम्स काम करेंगे हम बात करेंगे। सो क्या क्या चाहिए हमें, आइए देखते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा डिजायर्ड जीन है, दिस इज द डिजायर्ड जीन। इसे हमने ये वेक्टर लिया, वेक्टर को हम कट करेंगे, इसको मैं ऐसा कर देती हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन, जो कि फॉरेन डीएनए भी इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और ये हमारा वेक्टर है, जो जनरली हम प्लाज्मिड लेते हैं, बट और भी वेक्टर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। अलग अलग साइज ऑफ जीन के लिए अलग अलग वेक्टर्स यूज करे जाते हैं। इससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होगा।
ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस प्लाज्मिड में हमने ये चिपका दिया। सो दिस इज आर डीएनए, वेक्टर प्लस डिजायर्ड जीन से। अब हमें इसे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो अब हम इसे होस्ट के साथ, होस्ट जनरली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके। तो लेट अस सपोज ये ई कोलाई है, इट कैन बी एनीथिंग, ये है होस्ट सेल, जनरली बैक्टीरियम लेते हैं। सो सेकेंड स्टेप हो जाएगा इंट्रोड्यूस और इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल। कैसे करवाएंगे इंट्रोड्यूस, वो हम पढ़ेंगे, वो क्या टेक्निक है, वो सब प्रोसेसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ये बैक्टीरियम है, इसके अंदर हमने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, प्लस उसका खुद का डीएनए तो हो गई, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो होस्ट सेल विथ, दिस इज होस्ट सेल विथ आर डीएनए, सेकेंड स्टेप डाउन। थर्ड स्टेप, अब ये जो आर डीएनए है ये होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा। सो रेप्लिकेशन ऑफ आर डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल, क्योंकि ये वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है और ये कैसा वेक्टर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वेक्टर है। तो अब ये क्या करेगा, सपोज ये बैक्टीरियम है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। सपोज ऐसे 5 कॉपीज बना दी इसने, और उन सब में हमारा डिजायर्ड जीन भी साथ साथ में, क्योंकि इसके साथ जोड़ दिया है हमने, कैसे जोड़ा है वो हम पढ़ेंगे, वो भी रेप्लिकेट करेगा। नाउ फोर्थ, ये होस्ट सेल डिवाइड करेगा। सो नाउ डिविजन ऑफ होस्ट सेल, जनरली ई कोलाई बैक्टीरियाज यूज करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आएगी जब ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो 2 बैक्टीरिया फॉर्म हुए एक से, और आगे बढ़ते जाएंगे जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड करेगा ही, साथ में ये भी प्रोजेनी के अंदर डॉटर सेल्स में पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें भी पहुंच गए, इसमें भी पहुंच गए, राइट, लाइक दिस। और हमारा डिजायर्ड जीन भी अब इनके अंदर पहुंच गया है, लाइक दिस। डिवीजन के बाद में अब ये और फर्दर डिविजन्स होंगे। सो देयर विल बी मल्टीपल डिविजन्स, और इन मल्टीपल डिविजन्स के कारण क्लोन की कॉलोनी बन जाएगी, फॉर्मिंग कॉलोनी ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं ये, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टू द पेरेंट सेल। तो अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यहाँ बना देती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज ग्रो कर जाएंगे, मल्टीपल बैक्टीरिया, कॉलोनी बन गई है पूरी, और इन सब के पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही, प्लस हमारा डिजायर्ड जीन भी वेक्टर के साथ प्रेजेंट है, लाइक दिस। क्लोन, कॉलोनी ऑफ सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसे हमने एक सेल में से निकाला होगा, और अब वो हमारे पास सपोज ये 1000 बैक्टीरिया बने तो इन 1000 बैक्टीरिया के अंदर है, और उन सब के अंदर वो उस जीन से जो प्रोटीन बनाना है उसको फॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो अब वो 1000 ई कोलाई के अंदर है, एक सेल से निकाला, और अब वो 1000 ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बना रहा है, और उस सारे इंसुलिन को हम टेक आउट कर सकते हैं और उसको फिर हम कमर्शियल स्केल पे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सो वंडरफुल द बायोटेक्नोलॉजी, राइट। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने इसके बेसिक्स पढ़े, हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी टेक्निक्स जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो उनको यूज़ करते हैं
और टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमारे वेलफेयर के हैं, हमारे काम के हैं, फायदे के हैं। ओल्ड मीन्स पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करना, मॉडर्न में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा उसका कोई सेल, कोई पार्ट, कोई भी मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, एक हमेशा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ये सब कैसे, अभी तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, मैंने आपसे बोला ये जीन लो, ये वेक्टर लो, इसको कट करो, इसको इसमें जोड़ दो, पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन से एंजाइम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टूल, हथियार हमारे पास वो एंजाइम्स होने चाहिए जिससे हम इसे बाहर निकालें, वेक्टर को बाहर निकालें, वेक्टर को कट करें, इसको इसके अंदर जोड़ें। वील रीड द एंजाइम्स। नंबर 2, कौन सा वेक्टर यूज करें, कैसा वेक्टर यूज करें, क्या क्या टाइप्स हैं वेक्टर के। सेकंड, थर्ड, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएं। तो हम 3 टूल्स पढ़ेंगे, एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड होस्ट। और ये आज हमने एक बेसिक प्रिंसिपल देखा कि किस तरह से जीन क्लोनिंग कर सकते हैं हम और उस प्रोडक्ट को की मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म कर सकते हैं, right? So in the next class we will read about the tools of genetic engineering or the tools of recombinant DNA technology that we'll take up in the next class. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.